हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने सबसे पहले सीखना है वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि यही हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक है। अगर हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना आएगा तभी हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ये कंपलसरी अकाउंट है। पहले आप ये सीखोगे तभी आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर को कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में शेड्यूल 3 दिया हुआ है। शेड्यूल 3 हमें क्या बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 1 है बैलेंस शीट, और उसका पार्ट 2 होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में इनकम स्टेटमेंट करेंगे तब देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लो। तो सबसे पहले तो वर्टिकल बैलेंस शीट होता क्या है। वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि जो डाटा हम पहले टी फॉर्मेट में बना रहे थे, ये फॉर्मेट हमारा टी फॉर्मेट होता है, इसको हम टी फॉर्मेट भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है जो डाटा हम पहले टी फॉर्मेट या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना रहे थे, जिधर यहाँ पे हम लिखते थे लायबिलिटीज़ और इधर लिखते थे हम एसेट्स। उस डाटा को हमने अब ऐसे नहीं लिखना, हमने बल्कि उसको कैसे करना है, ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पहले हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ और बाद में हम लिखेंगे एसेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अच्छा चल रहा था, सॉल्व करने में भी इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, लायबिलिटीज एसेट क्लियर दिखता है, इक्वल भी इजीली हो जाता है, तो फिर हम ये इसको छोड़ के ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट पे क्यों आए, हमने ये डाटा को वर्टिकली कन्वर्ट क्यों किया। ठीक है, तो देखो जरा एक बार इसको। हाँ जी, देखिए एक बार मैंने क्या किया, दो फॉर्मेट बना लिए। ये है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का फॉर्मेट और ये है वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब सपोज करो कि ये 2020 का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने 2020 की लायबिलिटीज़ लिखी हैं, यहाँ पे एसेट्स लिखे हैं, और यहाँ पे भी ये 2020 का फॉर्मेट है। अब अगर मैं इसमें कंपैरिजन करना चाहूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कंपैरिजन करना चाहूँ, ये 2020 का डाटा दिया है तो मैं 21 का डाटा किधर लिखूँगी। अगर मैंने छोड़ो, ठीक है, कैसे भी करके मैनेज कर लिया, 2021 का डाटा यहाँ पे डाल दिया, इधर भी लिख दिया। अब अगर इसके साथ में 22 का डाटा लिखना हो तो किधर लिखूंगी। 22 का डाटा मुझे यहाँ पे लिखना है 2022, तो किधर लिखूंगी, वो तो एसेट्स को कवर कर लेगा। मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं वर्टिकल में 2020 लिखा है, 21 का डाटा, 22 का डाटा, 23 का डाटा, 24 का डाटा, कितने भी ईयर्स का डाटा आ सकता है यहाँ पे। वर्टिकल बैलेंस शीट में हमें एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का डाटा बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक ही बार लिखेंगे, मल्टीपल ईयर्स को एक साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल में एक बार में सिर्फ एक ही ईयर का डाटा आ सकता है। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में भी यही है। मैं साथ साथ क्यों बता रही हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला बताऊंगी, उसके बेसिक्स नहीं बताऊंगी। इनकम स्टेटमेंट भी यही है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो और यहाँ पे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तो हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन आप एक ही ईयर के डाटा को ले सकते हो, जबकि वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस में आप अगेन 2020 लिया, 1 2 3 4 कितने भी ईयर्स को आप वहीं पे एक ही फॉर्मेट में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हाँ जी, देखो जरा एक बार फॉर्मेट। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, सोर्स ऑफ फंड, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, टोटल फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आप सबसे पहले तो देखो ये सब है क्या। सोर्स ऑफ फंड क्या है, हमें पैसा कहाँ कहाँ से हमने पैसा एक्वायर किया, मतलब हमें पैसा कहाँ कहाँ से मिला। पैसा कहाँ कहाँ से मिला होगा, या तो कैपिटल से मिला होगा या फिर लोन से मिला होगा। ठीक है, यानी जहाँ से भी हमने पैसा एक्वायर किया वो हमारा सोर्स ऑफ फंड है। और सेकंड थिंग क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब यूज़ ऑफ फंड, कि वो पैसे मैंने यूज़ कहाँ किया। यूज़ का मतलब क्या है कि खर्च कहाँ किया। अब क्या खरीदने पे खर्च किया होगा, एसेट्स। पैसा कहाँ यूज़ किया मैंने, फिक्स एसेट्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, वर्किंग कैपिटल पे। क्लियर है, यानी कि है तो ये वही जो आप बैलेंस शीट बना रहे थे, ये फॉर्मेट की आप बैलेंस शीट बना रहे थे, सिर्फ इस फॉर्मेट को आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में, बस इतना डिफरेंस आया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट का मैं आपको एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट देती हूँ, जरा आप वो देखो पहले।
हाँ जी, अब ये फॉर्मेट देखो पहले मैंने क्या लिखा, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या क्या होता है, ए बी एंड सी। पहले हमारे पास कैपिटल होता है, फिर हमने जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए होते हैं या करंट लायबिलिटी, यानी कि वेरी लॉन्ग टर्म क्या है, जो लाइफ टाइम बिजनेस के पास रहने वाला है, कैपिटल। उसके बाद मीडियम टर्म लोन मतलब जिसको हम बोलते हैं कि 5 या 10 साल के लिए, और फिर शॉर्ट टर्म लोन जो 2 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर क्लियर होने वाले होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू टोटल फंड अवेलेबल, यानी टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास क्या होता है, तो फिक्स एसेट्स होती है, या तो मीडियम टर्म एसेट जिसको हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, या फिर करंट एसेट यानी वही शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर क्लियर होनी होती है। एसेट साइड का टोटल भी कैसे आता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में डिटेल्ड में बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अभी इसको करना क्या है, मतलब दो ऑप्शन दिए हमारी बुक में, हमें इसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटी गिवन है और यहाँ करंट एसेट गिवन है, तो अगर आप चाहें तो अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को अलग अलग लिखने की बजाय आप यहाँ पर सी पार्ट में वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लायबिलिटी साइड में ए बी सी यानी करंट लायबिलिटी अलग से मेंशन करो और एसेट साइड में करंट एसेट अलग से मेंशन करो, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अलग अलग मेंशन करने की बजाय डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल ही निकाल दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जरा, हमें क्या दिया है, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में पहले क्या बोलता है, ए क्या होता है, ओनर्स फंड, ये रहा ओनर्स फंड और शेयर होल्डर फंड। उसमें इन्होंने कितने पार्ट बना के दिए हमें, ए बी सी, 3 पार्ट्स दिए। पहला पार्ट क्या है, ओनर का पैसा कौन सा रहता है, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों ही ओनर्स के पैसे हैं, दोनों ही फंड ओनर्स के हैं, दोनों कैपिटल ओनर का है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्योंकि पार्टनर्स के ही होते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स का ही है। जनरल रिजर्व भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है, वो भी पार्टनर का है। सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी पार्टनर को ही मिलेगा अगर वो कहीं यूज नहीं होता है तो। रीजन क्या है, उनकी ही गुडविल की वजह से हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर पाए हैं। अगर पार्टनर्स ने अच्छा गुडविल नहीं बनाया होता तो कभी भी हम शेयर को प्रीमियम पे इशू नहीं कर पाते। ठीक है, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, जिनको हम बोलते हैं प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रोमोटर्स ने बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे जो खर्चे किए थे वो फिक्टिशियस होते हैं, वो हमें माइनस करने होते हैं। ठीक है, ओनर्स फंड का टोटल हो गया। फिर बोरोड फंड जो हमने लोन लिया है, बी पार्ट, इसमें क्या है, बैंक लोन एंड डिवेंचर, या फिर अगर कुछ भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई भी दिया है तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, और सी पार्ट क्या होता है आपका, करंट लायबिलिटी। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में करंट लायबिलिटी को इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, इन्होंने डायरेक्ट टू वर्किंग कैपिटल बनाया, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस ही करके दिखाया है। पर अगर आप सीबीएसई की बुक का फॉर्मेट देखोगे तो सीबीएसई के फॉर्मेट में करंट लायबिलिटी को अलग मेंशन किया हुआ है, करंट एसेट को अलग। आप दोनों से ही करोगे, आंसर में माइनर सा डिफरेंस आएगा, पर वो दोनों ही वैलिड मेथड है। अगर आप करंट लायबिलिटी यहाँ लिखते हो और आपका आंसर ऑब्वियस है, अगर आप करंट लायबिलिटी यहाँ लिखोगे तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, पर वो भी वैलिड है। और अगर यहाँ माइनस करके डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल निकालते हो तो भी वैलिड है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका बोथ साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। मैटर वो करता है कि बोथ साइड का टोटल इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या है, एसेट साइड। हाँ जी, देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैंने आपको क्या बताया, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। और अगर करंट एसेट नहीं लिखना, जैसे हमने बताया था कि उधर करंट लायबिलिटी नहीं लिखने का भी ऑप्शन है, तो वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिक्स एसेट्स लिख दी। फिक्स एसेट जितनी भी होंगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, जितनी भी होंगी वो सब लिख देनी है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट या तो आप लिखेंगे करंट एसेट। अगर आपने लायबिलिटी साइड में, यानी अगर आपने सोर्स ऑफ फंड में करंट लायबिलिटी लिखा है तो यहाँ आप करंट एसेट लिखेंगे, और अगर वहाँ करंट लायबिलिटी नहीं लिखा तो यहाँ डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मेट दिखने में जितना खतरनाक है उतना है नहीं। क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ये सब करंट एसेट दिए,
क्विक एंड नॉन क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स कौन सी होती हैं, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंटिंग रेशियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने करंट रेशियो समझाया है, लिक्विडिटी रेशियो के नाम से वीडियो होगा, लिक्विडिटी रेशियो के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको सारा बताया कि क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो करंट एसेट में सब इंक्लूड कर लेना है, क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट्स, ठीक है, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है या नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश है। टोटल ले लिया हमने करंट एसेट्स का। फिर करंट लायबिलिटी में भी वही किया है, क्विक एंड नॉन क्विक, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी। अल्टीमेटली क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए सारी की सारी एसेट दिखा रखी है, कैश, डेटर, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, इधर क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, सबके नाम लिखे हैं, इसीलिए ये फॉर्मेट इतना लेंदी दिख रहा है, ठीक है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी हमने लिया, हमने निकाला वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्ट क्या था, फिक्स एसेट्स, प्लस सेकेंड पार्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट, प्लस थर्ड पार्ट क्या था, वर्किंग कैपिटल। ए प्लस बी प्लस सी या 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमें टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी एसेट साइड का टोटल मिल जाएगा। समझ में आया, ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट है, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ आपको सब पता है, आपको पता है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स क्या क्या होती है, तो आपको ये इतना लेंदी फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। जब आपके सामने फिक्स एसेट्स का नाम आएगा, यहाँ पे 4 लिखी हैं, आप 10 फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे जितनी लिखी है आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट याद करना है, और बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। आपका जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उसका ये बेसिक फॉर्मेट है। सोर्स ऑफ फंड में ए प्लस बी प्लस सी आएगा, आपको पता है ए के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब ओनर्स का पैसा है। रिजर्व, जनरल रिजर्व हम एडमिशन चैप्टर करते हैं, रिटायरमेंट चैप्टर करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी रिजर्व होता है पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जनरल रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, वो भी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो उनसे क्लियर तो यही हो रहा है ना कि वो सारा पैसा ओनर्स का है, वो सारा पैसा ओनर्स का है, इसीलिए तो उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है ना। तो आप अगर ये भी याद रखते हो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी, या करंट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हो तो सी की जगह इधर वर्किंग कैपिटल कर दो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दो, दोनों ही तरीके से आंसर सही होगा। वर्टिकल बैलेंस शीट का अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मेट अगर आपको आज समझ में आ गया तो ये लेंदी वाला फॉर्मेट तो आप इसका डबल भी बना सकते हो। आप और ज़्यादा ओनर्स फंड, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, क्योंकि आपने 11 से अब तक थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पढ़ा है, तो आप वो सारे अमाउंट डाल के इसको और भी लेंदी फॉर्मेट बना सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जितना अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती थी वो मैंने किया। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं और उसको अच्छे से इन्हांस करने की कोशिश करूँगी। क्लियर है? ओके देन, थैंक यू सो मच।